नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कांग्रेस ने आज अपने वादों का पिटारा खोल दिया। हाथ की 5 उंगलियों की तरह कांग्रेस किसान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर फोकस करेगी। इन 5 क्षेत्रों में जिनमें सब कुछ आ जाता है, चमत्कार करने का राहुल गांधी ने दावा किया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस जिन क्षेत्रों में वादे कर रही है, भाजपा सरकार उन्हीं क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम कर चुकने के दावे कर रही है। यानी एक जैसे मुद्दों पर वादे और दावे की लड़ाई इन लोकसभा चुनाव में होने जा रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया है और हम निभाएंगे का वादा किया है। ये नाम अपने आप में भाजपा पर कटाक्ष है कि भाजपा ने वादा खिलाफी की, हम वादा निभाएंगे। भाजपा ने इस घोषणा पत्र में 2 बिंदुओं को टारगेट कर लिया है। पहला, जम्मू कश्मीर में अफस्पा की समीक्षा। दूसरा, देशद्रोह से संबंधित धारा 124A को खत्म करना। और इस हवाले से इसको पाकिस्तान का मैनिफेस्टो करार दे दिया है। बहरहाल कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस की घोषणाएं कितनी बड़ी गेम चेंजर होंगी, इस पर आज प्राइम डिबेट में बहस होगी। पहले ये बिंदु। राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में रोजगार, किसान और युवाओं पर फोकस। न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े वादे। हर साल गरीब तबके के लोगों के खातों में 72,000 रुपए डाले जाएंगे। मनरेगा में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने का वादा। 1 साल में 22 लाख सरकारी नौकरियों का वादा। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार। किसानों के लिए अलग सुरक्षित बजट होगा। किसान कर्ज ना चुका पाए तो ये आपराधिक केस नहीं। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। और आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ ओंकार सिंह लखावत साहब हैं, वरिष्ठ भाजपाई। अर्थशास्त्र में दखल रखने वाले रघुवीर पूनिया साहब हैं हमारे साथ में। अर्चना शर्मा जी हैं, कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन, और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। बहुत स्वागत है आप सभी का। अर्चना जी, आपसे ये नहीं पूछूंगा जो सवाल आज देश भर में पूछा जा रहा है कि ये विज़न राहुल की कांग्रेस में ही कैसे आया। ये गांधी नेहरू का जो ज़माना था, उस वक्त कांग्रेस के पास ये विज़न क्यों नहीं था। और ये भी पूछना शायद बेमानी होगा कि 10 साल तक आपकी सरकार हाल ही में रही, 2004 से 2014 तक, और वो एक अर्थशास्त्री के नेतृत्व में चली, तब भी ये विज़न अप्लाई नहीं हुआ। सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी आज लोगों की है कि आप इतना बड़ा काम करेंगे देश के, खासतौर पर गरीबों के लिए, 25 करोड़ 20 करोड़ परिवारों के लिए, उसका फॉर्मूला क्या है, वो सीक्रेट क्या है? देखिए जेपी जी, जो विजन हम लेकर आए न्यूनतम आय का, उसका सीक्रेट फॉर्मूला तो ये है कि अर्थशास्त्रियों से विमर्श करके और कैसे गरीब जो 20% आबादी है उसको गरीबी रेखा से बाहर निकाल के उसकी मेन स्ट्रीमिंग की जाए। तो ये इकोनॉमी जब एक्सपेंड होगी तो रिसोर्सेज जनरेट स्वतः ही हो जाएंगे, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी पर बेस्ड है ये सारी बातें। और देखिए, अब तक भी कांग्रेस राइट्स बेस्ड इनिशिएटिव्स लेती आई है, चाहे मनरेगा को ले लीजिए, आरटीआई, ये सारे एक्ट्स हम लेकर आए जो जनता की आवाज़ बन के और जनता के अधिकारों के रूप में जाने गए और विश्व पटल पर इनको ऐतिहासिक माना गया। और हमारे द्वारा नहीं, अटल आडवाणी जी के द्वारा, जो मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी और अब दरकिनार कर दिए गए, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर मनरेगा को स्वर्णिम योजना बताकर ये कहा था कि महिला सशक्तिकरण की सबसे बेहतरीन योजना है विश्व की। तो ऐसी योजनाओं को लाने का मादा कांग्रेस में है, क्योंकि सोच जो है आम आदमी को केंद्र बिंदु में रख करके उसको कैसे उसके जीवन स्तर को कैसे परिवर्तित करना है, खुशहाली कैसे लानी, गुड गवर्नेंस को कैसे अंजाम देना है, ये वही सोच सकते हैं जो इससे पूर्व भी इन चीज़ों को आजमा चुके हो, दे चुके हो, इम्प्लीमेंट कर चुके हो और जनता का विश्वास जीत चुके हो इन मुद्दों पर। यूपीए फर्स्ट के दौरान हम लोगों ने कंसीव किया, सेकंड में इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंटेशन को शुरू फर्स्ट में कर दिया, सेकंड यूपीए की सरकार बन सकी। तो मेरा ये मानना है कि अब जो जन घोषणा पत्र आया, जिसे जन आवाज़ भी हम कह रहे हैं, उसका भी मूल उद्देश्य ये है कि जो आपको ध्यान होगा इकोनॉमिक सर्वे आया 16-17 का मोदी गवर्नमेंट का, और मोदी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे में एक्सेप्टेंस है कि 70 वर्षों में विभिन्न सरकारें रही, जब मुख्यतः कांग्रेस की रही उस समय, जब आज़ाद हुई तो 70% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे थी। उससे इन सरकारों के बेहतरीन कामों, विकासोन्मुखी योजनाओं के कारण 20-22% पर अब रही है। और उसके एलिवेशन के लिए कि उनको कैसे हम अच्छा जीवन स्तर दे सकें, खुशहाली को बहाल कर सकें, गिरी हुई अर्थव्यवस्था को यानी बेपटरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके,
इस योजना को लेकर के आने का उद्देश्य यही है। इसका विजन भी है, रोड मैप भी है और किसी को कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, शंका का सवाल नहीं अर्चना जी, मैं तो आपसे बहुत सीधा सवाल इसलिए, आप मानती है ना इस बात को कि लोगों को जिज्ञासा होगी जी। उस स्थिति में जब पूरे देश में ये लगातार आपकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, बहुत बुरे हालात हैं, आर्थिक हालात देश के बहुत बुरे हैं, ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र की भाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो जो टर्म्स हैं, उनको मैं नहीं समझता, आम आदमी भी नहीं समझता। वो सीधी भाषा में समझना चाह रहा है कि जब पैसा है ही नहीं तो पैसा दिया कहाँ से जाएगा, कहाँ से पैदा हो जाएगा। देखिए जेपी जी, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को साफ करना चाहिए लोगों के बीच में, जैसे आपने अपना वादा किया है, आपको ये बताना चाहिए था कि हम इस तरीके से इस वादे को पूरा भी करेंगे। जेपी जी बिल्कुल सिंपल चीज़ है, अर्थशास्त्री तुम्हारे साथ बैठे हैं, वो इसका विस्तार से अपनी विवेचना भी कर देंगे, लेकिन हमारा ये मानना है जेब में जब पैसा होगा तो खर्च करने की क्षमता भी होगी, और जब खर्च करने की क्षमता होगी तो एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी होगा, और जब एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी होगा तो लिक्विडिटी आएगी मार्केट पे। ये सिंपल चीज़ है जो आम आदमी भी समझता है। जब आपकी क्रय शक्ति नहीं रहेगी, परचेजिंग पैरिटी जो है भारत की तीसरे नंबर पर आज भी है, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जो कि जैसी अर्थव्यवस्था को इन्होंने चलाने का प्रयास किया, या यूँ कह सकते हैं जिसके साथ एक्सपेरिमेंट ये करते रहे। उस अवस्था में जब ये कहते हैं कि 6,000 रुपये किसान को देंगे, तब प्रश्न खड़े होने चाहिए कहाँ से आएंगे। सिर्फ वो तो वोट गार्डनर करने का एक तरीका था। हमने अपने कार्यकाल में जो कहा उसे किया, और अब जब शासन में आने की हमारी कवायद है, हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो हमारा ये वादा है, तो वादा हमने किया पूरा करने के लिए, और जब पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आंकड़ों के साथ आए, और जब करेंगे तो जनता को विश्वास भी होगा, क्योंकि पूर्व में भी हमने करके दिखाया। ठीक है, तो हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं रघुवीर पूनिया साहब, और दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानचंद खंडेला जी, वो भी अर्थशास्त्र में गहरी दखल रखते हैं। पूनिया साहब, अर्चना जी ने जहाँ से बात शुरू की, इस सवाल का जवाब जहाँ से शुरू किया कि अगर जेब में पैसा होगा तो खर्च भी होगा और बाकी सब होगा, ये जेब में पैसा की क्या स्थिति है देश में? क्या हम इस स्थिति में आज देश है, या बहुत जल्दी हो सकता है कि जेब में पैसा आए और उसमें से बेहतर 1,000 रुपये दे दिए जाएं? देखिए जेपी सर, मैं सबसे पहले जेब में पैसे की बात करता हूँ। अभी डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन के आंकड़े में देख कर आया हूँ, जो 31 मार्च 2019 को जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, उसमें हमारे कॉरपोरेट सेक्टर के कलेक्शन के टारगेट पूरे हो गए, और जो अदर देन कॉरपोरेट सेक्टर है, जो पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उनके टारगेट पूरे नहीं हुए। ये इंडिकेशन देता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर हुआ है उसमें एप्रोप्रिएट ग्रोथ हुई है और उससे टैक्स कलेक्शन टारगेट के अकॉर्डिंगली हो गया है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल, जो छोटे व्यापारी और फर्म्स थे, उनके पास उनकी लिक्विडिटी की पोजीशन खराब है और उनसे टैक्स कलेक्शन के टारगेट पूरे नहीं हो पाए हैं। अच्छा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि पैसा कहाँ से आएगा वो मैंने ये बताया है कि कॉरपोरेट से पूरा टैक्स आ रहा है। सेकंड एस्पेक्ट, ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट की जो न्याय स्कीम है, ये शुरू कहाँ से हुई, मैं हल्की सी वो कह रहा हूँ कि 2017 का जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, बेसिक मिनिमम इनकम स्कीम के ऊपर, और वो अरविंद सुब्रमण्यम जो हमारे अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने वो चैप्टर लिखा था। उन्होंने उस स्कीम में ये कहा था कि 1,500 रुपए पर मंथ दिए जाएं, और 5 करोड़ की जगह 15 करोड़ हाउस होल्ड्स को उसमें कवर किया जाए, और जो करीब जीडीपी का 1.5% के आसपास उसके अंदर खर्चा आएगा। अच्छा। राहुल गांधी जी ने वहीं से इस स्कीम को कॉपी मारा है, और उन्होंने 1,500 रुपए पर मंथ की जगह 6,000 रुपए पर मंथ कर दिया, और 15 करोड़ हाउस होल्ड्स की जगह 5 करोड़ हाउस होल्ड पे ले गए, तो हाउस होल्ड रिड्यूस कर दिए। तो जो मोर और लेस जो बजट जो हमारे इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यम जी ने बताया था, लगभग बजट उसी के आसपास रहेगा इसका, और बेनिफिशियरी इन्होंने महिला को बना दिया। ये तो इसका इकोनॉमिक्स हो गया। अब मैं अगर सेकंड टर्म मेरे को मिलेगा तो मैं अभी स्कीम की एक जो क्रिटिसाइज है बेसिकली मैं वो नहीं, आप बताइए संक्षेप में, मैं दोबारा भी जाऊंगा आपके पास, लेकिन संक्षेप में बताइए। किन्स नाम के एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारी जनता को मुफ्तखोरी की आदत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हमारी सरकार के पास काम नहीं है तो वो उनसे गड्ढे खुदवाए और पेमेंट करे, और फिर गड्ढों में मिट्टी वापस डलवा दे और फिर पेमेंट करे उनको। तो कोई भी पैसा है वो मुफ्त में नहीं जाना चाहिए। अगर मुफ्त में पैसा जाएगा तो हमारी श्रम शक्ति है वो उसको काम चोरी की आदत पड़ जाएगी। तो इसको कहीं ना कहीं काम के साथ लिंक जरूर करना चाहिए। चाहिए। ये मैं इस स्कीम का मेन
ठीक, आलोचक समझ गया। पांचन खड़ेला साहब, मैं अब मेरा सवाल आपके लिए, बहुत संक्षेप में 2 पहलू हैं इस सवाल के, जवाब दीजिएगा। पहली बात एक अर्थशास्त्री के तौर पर कितना फिजिबल है ये? दूसरी बात, जब तक कांग्रेस, जो सवाल मेरा अर्चना जी से था आपके आने से पहले, कांग्रेस इसको आम आदमी की भाषा में, आम आदमी के तरीके से खोल कर नहीं रख देगी कि ये संभव है, हम करके दिखाएंगे, एक आप भी इस बात को मानेंगे कि एक ये बना हुआ है कि ये वादा है, बड़ा वादा है, लेकिन खोखला भी हो सकता है, पैसा आएगा कहाँ से, ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो तब तक क्या इस वादे का राजनीतिक लाभ मिल पाएगा इन लोकसभा चुनाव में? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल कैटेगरिकली आपसे कह रहा हूं, अगर ऐसा ही विश्वास है कांग्रेस को तो उनको एक काम और करना चाहिए, जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट का दर्जा देंगे, यानी मतदाता और जो राजनीतिक दल है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट को हम मानेंगे लीगलाइज करके। एक बात तो ये कहना चाह रहा हूं, जैसे राजस्थान में इन्होंने किया। नहीं, काफी हद तक इन्होंने तो मैनिफेस्टो बनाया ही नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टो के मामले में निर्वाचन आयोग ने 3 बातें कही हैं, यानी पैसा कहां से आएगा, पैसा कैसे खर्च करोगे और पैसा कितना खर्च करोगे, हाँ। ये सारी बतानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने बताया नहीं क्या। अब मैं यहाँ स्कीम के बारे में कहना चाहता हूं, देखिए 2 अवधारणाएं हैं विकास के मामले में। वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने हमें बांध रखा है कि 3% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, जबकि अधिकांश अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि 3 से लेकर 4.5% तक की फिस्कल डेफिसिट अगर है तब भी विकास होगा। विकास कैसे होगा? क्योंकि उनका मानना यह है कि आय बढ़ेगी और उसके बाद में इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, उसके बाद रोजगार बढ़ेंगे, उसके बाद में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और ये सारा सर्किल चलता रहेगा। मैं नहीं कह रहा ये कैसे होगा क्या होगा, लेकिन हाँ वर्तमान संदर्भ में ये थ्योरेटिकल ज्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। एक बात तो ये कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि जो मनरेगा वाली जो बात है, मनरेगा में बिल्कुल सही बात है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि पार्ट टाइमर्स ज्यादा काम कर रहे हैं फुल टाइम का पैसा लेकर, यानी 192 रुपए लेकर और घंटे भर का दर्ज कराकर और जो कमीशन देकर वो काम कर रहे हैं। अगर उसको उत्पादन से जोड़ दिया जाए, बल्कि मैं तो कहूंगा उत्पादकता से जोड़ दिया जाए, तो शायद ये इफेक्टिव हो सकता है। और ये जो आरोप है कि वास्तव में जो है ना कि अगर ठाला आदमी रहेगा तो वास्तव में वो ठलवे पड़े की बात करेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन जी जी जी, लेकिन मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, अगर इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं, एग्रीकल्चर से जोड़ दें, आपके जो कंस्ट्रक्शन है उससे जोड़ दें, हाँ जी, हाँ जी, या सड़क से जोड़ दें, कुछ भी जोड़ दें, अगर जोड़ दें तो ये योजना फिजिबल हो सकती है। चलिए, लखावत साहब को ले रहा हूं मैं बहस में। लखावत साहब, आप इसको अव्यवहारिक बता रहे हैं, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात भी कहिएगा। आप लगातार इसको अव्यवहारिक, खोखला वादा कह रहे हैं, जबकि इसी राजस्थान में आप लोगों ने तब भी ये बात कही थी जब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हो रही थी कि ये संभव ही नहीं है, ज़मीन पे उतरेगी ही नहीं। इन्होंने चलाई, उसके बाद आपने तो ये भी कहा कि हमने इसको और बेहतर तरीके से चलाई, संभव हुई ना, तो ये संभव क्यों नहीं है? शर्मा जी, मेरा ये कहना है कि ना तो नौमत तेल होगा न राधा नाचेगी। ये जो घोषणा पत्र जारी करते समय ये जो घोषणा पत्र जारी किया है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है और इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, 2013 में योजना आयोग की एक रिपोर्ट आई है। योजना आयोग ये कहता है कि हिंदुस्तान में इस पूरे शासन तंत्र जो चला कांग्रेस का, उसमें करप्शन इतना था कि जनता के लिए जो पैसे की ये बात करते हैं वो तो करप्शन के अंदर चला गया। आप उस आयोग का हवाला दे रहे हैं जिसको आपने खत्म कर दिया। एक बात इनके पास संसाधनों के कहां से संसाधन आएंगे उसके बारे में इस घोषणा पत्र में कहीं भी इन्होंने ये बात नहीं कही है। कहां कटौती करेंगे ये बात करने की बात नहीं कही है। कहां प्रबंधन के द्वारा इनको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा इसकी बात इन्होंने इसमें से नहीं की है। पर इनके घोषणा पत्र में तो शर्मा जी इन्होंने जो बात कही है असली बात और कही है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह की जो धारा है हम 124 है उसको समाप्त कर देंगे। आज जब देश एक मुआयने पे खड़ा है, आतंकवाद से निपट रहा है, गैर राष्ट्रवादी राष्ट्र को चुनौती देने वाली राष्ट्र विरोधी ताकतें खड़ी हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस समय कांग्रेस कह रही है कि हम 124 जो आईपीसी की धारा है उसको हम समाप्त कर देंगे। राष्ट्रद्रोह का आरोप किसी के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि जो आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो घटना हुई और कश्मीर में या देश के अन्य हिस्सों में जो हो रही है, कांग्रेस एक तो उनको आश्वस्त करती है। घोषणा पत्र की प्रमुख बात ये। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वहां से जो सेना है और सेना के जो अधिकार हैं, जो विशेष अधिकार दिए गए जिसके कारण से ये ऑल आउट ऑपरेशंस चले और देश भर के अंदर जो आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ केवल सीमा से जुड़े हुए विषय रह गया। ये कहते हैं कि हम उसके अंदर भी उसको भी हटाने की ये बात करेंगे।
जो हमारी जो सुरक्षा बल है उसमें कटौती करने की बात ये वहां पर कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम उसके अंदर कटौती करेंगे, और जो हमारी सेना और हमारा जो अर्धसैनिक बल है उसका करेंगे। और आज पहली बार जो सीमा के ऊपर रहने, अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर रह करके जो हमारी सुरक्षा के प्रहरी बन रहे हैं, उनको जिस प्रकार की सुविधाएं दी गई है, ये कह रहे हैं नहीं धारा 370 और उसके बाद 35A का जो अमेंडमेंट इन्होंने किया था उसको एक, या तो बात मैं कहता हूं साहब ये सारा का सारा वो तो ये घोषणा पत्र, शर्मा जी मेरा ये कहना कि ऐसा लगता है कि JKLF वाले कोई गिलानी और मलिक का बनाया हुआ लगता है। लेकिन ना नोमन तेल हो रहा है ना राधानाथ, ये तो चिंता क्यों, इस बात की चिंता क्यों? आज संपूर्ण देश में आपने न्याय की, रोजगार की, बाकी चीजों की चिंता नहीं की, आपने पाकिस्तान परस्त मैनिफेस्टो को बताने में पूरी ताकत लगा दी और राष्ट्र द्रोहियों को प्रोत्साहन देने वाला घोषणा पत्र, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा समय जवाब दीजिएगा, लेकिन समय कम है, इसका ख्याल रखिएगा। बहुत ही विस्मित करने वाली बातें कह गए, क्योंकि मैनिफेस्टो में सब कुछ अच्छा है तो उन चीजों को पिक एंड चूज कर लिया जिसकी व्याख्या अपने अनुसार कर सकते हैं। पहले तो मैं पूनिया जी की बात को स्पष्ट कर दूं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम और न्यूनतम आय में बहुत फर्क है। नहीं, उसको भी बता दें कि मुद्दा यही था और इसका कंसेप्ट ये नहीं किसी को हम लोग नकारा बनाने का प्रयास, उसकी आय होगी तभी टॉप अप सब्सिडी उसको मिलेगी, वो भी एवरेज बेस है। तो ये तो एक अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण। दूसरा इन्होंने कहा कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को डाइल्यूट करेंगे। आपने कर दिया ना नॉर्थ ईस्ट में, भाई आप हम पर आरोप लगा रहे हो, आप कर चुके हो, आपने उसका अंजाम दे दिया। भाग है आप, लेकिन कश्मीर में इस वक्त पूरे देश की नजर, पूरी दुनिया की नजर कश्मीर, आपके मैनिफेस्टो में कहा गया देखिए कि हम उसका संशोधन करेंगे, उसकी कितनी आवश्यकता है, उनके अधिकारों का की समीक्षा करेंगे। कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर दिया इन्होंने, ये खुद कर चुके हैं। इन्होंने खुद नॉर्थ ईस्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन, उसमें कंडीशंस है, इसलिए आप भी सेक्सुअल एट्रोसिटी, किसी नागरिक का गायब होना या कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें कि नागरिकों के अधिकारों का हनन होता हो, ये नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, इन चीजों के अंतर्गत बात की। ऐसा नहीं कहा गया कि पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा सुनिए मेरी बात, ये 124A की बात कर रहे हैं, खुद संघ के लोग, सुनिए मैं बात आज सबका जो सवाल है वो 124A के ऊपर है। देशद्रोह शब्द खत्म हो जाएगा, देशद्रोह के ऊपर सजा खत्म हो जाएगी। अगर ये होने जा रहा है देश में, तो फिर आप किस तरह से इसको फायदेमंद मानते हैं? ये अंग्रेजों के समय का कानून था और जब हम आजाद हुए उससे पहले भी संघ विचारधारा से लोग जो जुड़े हुए थे वो हमेशा मांग करते रहे कि एक स्वतंत्र देश में इसकी आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि ये अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, इनके पास मूल मुद्दों पर जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं, तो हमेशा ही दूसरे को राष्ट्रद्रोही और अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं और अपने सारे कारणों में पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। इससे राइट टू डिसेंट होना चाहिए, डेमोक्रेसी का सबसे जीवंत होने का सबसे बड़ा कारक होता है। आज डेमोक्रेसी की को गर्त में डालने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। तो ये सारी बातें जो है जनता की आवाज है, जनता चाहती है, जनता के द्वारा लिए गए सुझावों के आधार पर है। तो मेरा ये मानना है कि मैनिफेस्टो में जो अच्छी बात है उसे आत्मसात भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कर लेना चाहिए कि जुमलों, दावों और नारों के आधार पर यह पार्टी अब जवाबदेही से बचना चाहती है। हमारा मैनिफेस्टो आ गया, विचलित हो गए और अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करने लगे। व्याख्या आपकी आवश्यकता नहीं है, मतलब बीजेपी वालों की, विपक्ष की। हमें सिर्फ आवश्यकता है कि जनता इसको समझे, विश्वास करे और विश्वास कर रही है और जनता की आवाज को अभिव्यक्त हमने इसमें किया है। मेरा ये कहना है कि टाडा एक्ट आया था, सर समय कांग्रेस एक लाई और उसके बाद टाडा एक्ट को इस आधार पर खत्म कर दिया कि उसमें एक ही पूजा पद्धति के लोग मुलजिम क्यों हैं। बड़ा आश्चर्य है इस बात का। एंटी टेररिस्ट जो एक एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत सजाएं होने लगी थी और सजा होकर के स्पेशल कोड्स क्रिएट किए और उसके बाद उन्होंने यह कह करके कि इसमें एक ही पूजा पद्धति वाले जो लोग हैं वो मुलजिम हैं, इसलिए टाडा को उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद पोटा आया, पोटा को इन्होंने समाप्त कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये सॉफ्ट है टुवर्ड्स टेररिज्म और मेरा ये कहना है कि केवल वोट के लिए, प्लीज आप बोले, मैं नहीं बोला, और इसलिए मेरा मुझे बोलना पड़ेगा, आप बोलना, आपको मौका मिलेगा ना अर्चना जी। मेरा ये कहना है कि क्या राष्ट्रद्रोहिता की घटनाएं देश में नहीं हो रही है? क्या हिंदुस्तान के, ठीक है सर, इस पर काफी बहस हो चुकी है। अब मैं खंडेला जी के आपके पास आ रहा हूँ, समय बहुत कम है। आप दोनों प्लीज, आप दोनों अपनी बात कह चुके हैं। खंडेला जी 1 मिनट आप अपनी बात कीजिएगा बहुत संक्षेप में, लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि इस मैनिफेस्टो के आने के बाद आज इस तरह के बयान और फिर उनके पलटवार जो आए हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस ने भाजपा को जो उसका एजेंडा इन चुनाव में राष्ट्रवाद का है उस पर बोलने के लिए बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। आज किसी भी बिंदु पर कोई प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आई, केवल और केवल पाकिस्तान परस इस मैनिफेस्टो को बताने के जो बिंदु हैं उन्हीं के ऊपर बात हुई है। खंडेला जी देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ वास्तव में जो है मुद्दे होने चाहिए। 14 में क्या वादे किए थे, कितने पूरे किए। अब एक बहुत ही टेक्निकल बात जो यहाँ पे विवाद में आ रही वो ये है कि जिसको राजद्रोह माना जा रहा था अंग्रेजों के जमाने में, उसको आज देशद्रोह माना जा रहा है। और ये राजद्रोह में और देशद्रोह में बहुत अंतर है। और एक बात सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह रखा है
कि इसमें इस प्रकार के संशोधन की जरूरत है जिससे अन्यथा जो व्यक्ति है वो बिना मतलब उसमें नहीं फंसे। और कांग्रेस पार्टी ने जो मैंने सुना है उनको कि उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का डिट्टो जो कुछ उसने कहा है वो इसमें हम परिवर्तन करेंगे अगर हम सत्ता में आए तो राजद्रोह और देशद्रोह दोनों अंतर है। एक बात तो ये कहना चाह रहा हूं, दूसरी बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, जहां पे कश्मीर की आपने बात करी ना, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि अभी भी वास्तव में सुरक्षा सैनिकों को सुरक्षा की जरूरत है, और नहीं तो जो आतंकवादी हैं जो सीमा से आ रहे हैं या यहां पर हैं वो ज्यादा हावी होते जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसके लिए इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता मैं नहीं देखता कम से कम। चलिए ठीक है सर, समय हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।